आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है, दुनिया के किसी भी आप खित्ते में जहां पे आप हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, प्रोग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों से शेयर करें। पाकिस्तान में हमारा मुकाबला जहाँ पे आज़ादी है, इज़हार राय, और फिर इसके साथ साथ एल्गोरिदम के साथ एक नई जंग शुरू हो गई है, तो उसमें हमें आपका साथ चाहिए ताकि ये आवाज़ हर घर में पहुंचे, दुनिया के हर कोने में पहुंचे और आपका ताउन दरकार है। राय साहब, 3 खबरें आज जिस पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर और उसकी एक गलती ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया है। ये खेल कैसे बिगड़ा और क्या उसने कहा और क्या वो कहना चाहता था, लेकिन उससे क्या गलती सरजद होगी, ये आपको बताएंगे। और इसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और फिर एक खुफिया रिपोर्ट है सिविल और अस्करी इदारों की। 8 फरवरी को क्या होगा उससे पहले पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जोड़ तोड़, और फिर क्या रिपोर्ट हासिल की है इदारों ने, इसका भी अहाता करेंगे। क्योंकि 8 फरवरी को एक कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। 2 अहम हुकूमती शख्सियात ने इस हवाले से कुछ क्लूज़ छोड़े हैं और इन क्लूज़ को भी आपके सामने रखेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। और फिर लाहौर किसका है, लाहौर से कब्ज़ा छुड़वा लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कब्ज़ा, इमरान खान कैदी नंबर 804 का नारा आज हमने लाहौर की सड़कों पे देखा। इसका भी एक मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें 8 फरवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। 8 फरवरी वो दिन था जब पाकिस्तान की आवाम के वोट पर डाका डाला गया और किसी और को ये सारे का सारा जो मैंडेट था वो दे दिया गया, जैसे शायद ये लूट का माल हो। तहरीक इंसाफ ने कुछ गलतियां ज़रूर की हैं। तहरीक इंसाफ को मैदान में आकर उसी वक्त तहरीक चलानी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ को मैदान संभाल लेना चाहिए था। तहरीक इंसाफ को सड़क को गर्म करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें जल्दी थी कुछ लोगों को ऐवान में जाकर अपना मुकदमा लड़ने की। लोग कहते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, कि हम पार्लिमान के अंदर लड़ेंगे मुकदमा, हम पार्लिमान के अंदर इमरान खान का मुकदमा लड़ेंगे। तो सर तुसी है मुकदमा लड़ लो। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम की बात शुरू हो गई। लेकिन अब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी है। अब राय साहब हमें ये बताएं तफसील के साथ, क्योंकि ये खबर हमारे जो फैसला साज हल्के उनसे जुड़ी हुई है और हुकूमत को बता दिया गया है। कुछ 2 अहम शख्सियात ने इस हवाले से बात भी की है। क्या करने जा रहे हैं, क्या खबर है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या है साहब? देखिए हाशमी साहब, पीटीआई की इस तहरीक के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाई गई है और हमारे ज़राए ने इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अहम नुकात हमारे साथ शेयर भी किए हैं। पाकिस्तान में हाशमी साहब 37 के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, 37 के करीब। अच्छा, अब इनको आप इनका अगर ये कहें कि इन 37 में से किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको नैरो डाउन करें तो 2 एजेंसीज ऐसी हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि बराह रास्त वो जो सियासी मामलात हैं उनके बारे में भी वो रिपोर्ट्स बनाती हैं। यानी आपकी एक तो पुलिस हो गया, फिर सिविल ब्रांच हो गई, स्पेशल ब्रांच हो गई, फिर आपका जो सियासी मंजरनामा, कौमी सियासी मंजरनामा है, इसमें 2 एजेंसीज हैं जो कि रिपोर्ट्स बनाती हैं, जिनमें एक आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है और एक जो है आईएसआई है। वैसे तो आईएसआई जो है ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़े मौसर किस्म की इनकी इंटेलिजेंस होती है और उसी इंटेलिजेंस के ऊपर जो है ये ऑपरेशन किए जाते हैं, जिनको आईबीओस कहा जाता है, यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और बड़े कामयाब ऑपरेशन होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर एक इन्फ्लुएंस आज से नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से रहा है,
तो सियासी मामलात पर भी ये रिपोर्ट्स जो हैं आईएसआई के इश्तराक से तैयार की जाती हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो को तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा सियासी मामलात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हुकूमत आती है वो उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। तो अब जो रिपोर्ट बनी है, जो 37 मैंने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके अंदर तो आपके लेवीज भी शामिल हो जाते हैं, रेलवे पुलिस भी शामिल हो जाती है। ये कुल मिलाकर 37 है, लेकिन नैरो डाउन करें तो ये 2 एजेंसीज हैं। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये आई है कि पीटीआई 8 फरवरी को क्या कर सकती है और सुहेल आफरीदी जो है वो क्या प्लान बना रहे हैं। और खान साहब ने ये जो स्पेसिफिक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि स्ट्रीट मूवमेंट, यानी सड़कों के ऊपर जो है ये एहतजाज, तो इसका आखिरी मकसद क्या होगा। अब इस रिपोर्ट के अंदर हाशमी साहब पहला जो अहम नुकता वो ये है कि पीटीआई असल में ये नहीं करेगी कि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज हो और उसके बाद पीटीआई के लोग जो हैं वो शाम तक एहतजाज करें और वापस चले जाएं घरों को। यदि एक तासुर तो ये है ना कि पीटीआई मुल्क भर के अंदर एहतजाज करेगी, चौकों चौराहों में एहतजाज करेगी और उसके बाद जो है वो शाम तक अपने अपने शहरों के अंदर धरना दिया जाएगा, मुल्क में एक काइंड ऑफ पहिया जाम हो जाएगा। लेकिन उसका कोई ऐसा हतमी नतीजा तो नहीं निकलेगा कि इमरान खान साहब की रिहाई की कोई राह हमवार हो, या फिर कोई इलेक्शन की राह हमवार हो, या फिर कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो। वो एक दिन का इवेंट होगा। एक दिन का इवेंट तो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तो इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि सुहेल आफरीदी और पीटीआई जो है ये एक बहुत बड़ा मार्च प्लान कर रहे हैं डी चौक के लिए। कि ये डी चौक में लास्ट ईयर 26 नवंबर की तरह का और उससे बहुत बड़े पैमाने पे ये एक मार्च प्लान कर रहे हैं। ये जब ये मार्च प्लान कर रहे हैं तो कम से कम इनकी जो इनिशियल तैयारी है वो ये है कि कम से कम 7 दिन तक इन्होंने डी चौक पे रहना है। 7 दिन की ये तैयारी कर रहे हैं कि 7 दिन तक इन्होंने डी चौक पे रहना है। और इस दौरान जाहिर है कि केपी में पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई के पास जैसे पंजाब से जब वो कोई काफिला लेके निकलते हैं तो मरियम नवाज की जो वहाँ पे मार्शल लॉ वाली हुकूमत है, जो डिक्टेटरशिप है, वो तो उन पहले ही छापे शुरू हो जाते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं। जो कारकुन है उनकी माओ बहनों को हिरासा किया जाता है, घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। इन्होंने तो सीएम केपी के साथ भी जिस किस्म का तूफान बदतमीजी करवाया, वो जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, तो अंदाजा कर लें कि मरियम नवाज की हुकूमत किस तरह एक ड्रैकोला की तरह जो है वो इन पे टूट पड़ती है पीटीआई के कारकुनों पर। लेकिन केपी में थोड़ी सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है, वहां ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता। फिर केपी से जो काफिले निकलते हैं उनके पास वो क्रेन्स भी होती हैं, कंटेनर उल्टाने के लिए, हटाने के लिए उनके पास कुछ मशीनरी भी होती है, और थोड़ी सी प्रोटेक्शन जो है ये अटक तक इनके साथ होती है। और फिर जब ये पंजाब में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे इनको शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने वैसे ऑर्डर ले लिया है हाई कोर्ट से कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी और कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा। तो बाकी सारे कोई कानूनी ऑर्डर के मुताबिक पाकिस्तान में काम हो रहे हैं। हाशिम साहब ने कमाल ही है। बाकी सारे कौन से काम उन्होंने तैयारी की है। उन्होंने कहा नहीं, खबर तो आप ठीक दे रहे हैं, खबर तो आप ठीक दे रहे हैं, लेकिन वैसे हम हकीकत तो ये है ना कि बाकी कौन सा कानून के मुताबिक काम हो रहा है। और ये कौन सा कानून है कि आप जो है वो सीएम केपी को इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात न करने दें, तो वहां पे कोई अदालत ना जागे, और यहाँ पे आप इस किस्म की आप लाहौर में भी नहीं हुई राय साहब मुलाकात, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मुलाकात इन्होंने नहीं करने दी। तो अच्छा, अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट का एक हिस्सा तो ये है कि ये 7 दिन का प्लान कर रहे हैं और उसके बाद ये एक्सटेंड भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि इनको रोकने के लिए जो हमने एक रेड लाइन अपनी ड्रॉ की हुई है कि इनको किसी भी सूरत अटक से आगे नहीं आने देना, ये हमने रेड लाइन ड्रॉ किया है, लेकिन ये उड़ा दी जाएगी। उड़ा देने से मुराद ये नहीं है कि कोई तशद्दुद होगा या ये होगा, उससे मुराद ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे कि वहां पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गोलियां तो नहीं मारी जा सकती ना। तो वो ये है कि इनको रोकना नामुमकिन होगा। और डी चौक, जो हमारे व्यूअर्स इस्लामाबाद में नहीं रहते, उनके लिए हम आपको बता दें कि ये जो डी चौक है ये बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने है, और पार्लियामेंट के साथ ही ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, इसी तरह ऐवान सदर, और फिर आप बाएं हाथ पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सफारत खाने हैं ये भी रेड जोन में, यानी डी चौक से 1 किलोमीटर के जो दायरा है उसके अंदर ये सारे वाक़े हैं। पीटीवी की जो हमारा तो वो एंड डी चौक के ऊपर समझ लें वाक़े है।
इसी तरह रेडियो पाकिस्तान, तो सबसे सेंसिटिव इलाका है इस्लामाबाद का, और इसी वजह से इसको रेड जोन कहा जाता है। यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता आम हालात में। तो यहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, और इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब ये डी चौक में पहुंच जाएंगे तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद ये इसके अंदर असेस किया गया है कि किस किस जगह से पीटीआई के जो काफिले हैं वो आएंगे। अब उसके अंदर असेसमेंट ये है कि जो पंजाब से काफिले आएंगे, अगरचे पंजाब में ये क्रैकडाउन होगा, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोकल्स हैं वो पहुंच जाएंगे डी चौक में। पंजाब में जितनी मर्जी आप रुकावटें खड़ी कर लें, लेकिन लोग जो इस्लामाबाद आने वाले जैली रास्ते हैं, यानी फैज़ाबाद को आप बंद भी कर दें तो I-8 से एक रास्ता जो है अलग से निकलता है, इसी तरह IJP रोड है, वहाँ से एक रास्ता निकलता है अलग से। एक और चौक है जिसको तरामड़ी चौक कहते हैं, तो वहाँ से एक रास्ता निकलता है। तो वो पंजाब से भी काफ़ी लोग आ जाएंगे, और पंजाब से अगर मैक्सिमम लोगों को ब्लॉक भी कर दिया जाए उनकी एंट्री, तो KP से जो लोग आएंगे और फिर मरी से कुछ काफिले आ जाएंगे आज़ाद कश्मीर से, तो इनको रोकना नामुमकिन होगा। और एक बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि जो कि फैसला कुन साबित हो सकती है। फैसला कुन इसलिए हाशमी साहब मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब ये आया था 26 नवंबर को जो मार्च आया था डी चौक में, तो ख्वाजा आसिफ ने तकरीबन रोने वाली आवाज़ में एक बीपर दिया था। उन्होंने कहा कि हैरत है कि डी चौक पीटीआई के कंट्रोल में है और इनका कोई सहूलतकार है जिसने इनको यहाँ पहुंचा दिया, ये इल्ज़ाम लगाया था। और उन्होंने कहा था कि अब ये कुछ भी हो सकता है, यानी उनको ये था कि फौज जो है या सुप्रीम कोर्ट या इदारे जो हैं ये अब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी फैसला कर सकते हैं कि अब चूंकि सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कोई फैसला हो सकता है कि चलें इस निज़ाम को हटा के या कोई मुतालबात की मेज़ सजाई जाए, या ये निज़ाम गिर भी सकता है। इस हद तक हवाइयाँ उड़ी हुई थी इनकी। ये जो गोलियां चली हैं 26 नवंबर को, ये इसी वजह से चली हैं। अच्छा, फिर इस रिपोर्ट के एक हिस्से में ये भी कहा गया कि इन्होंने जो अपना प्लान बनाया है उसको हतमी नहीं रखा कि हमने डी चौक में जाना है। ये अपने प्लान को आखिरी हिस्से में पूरी तैयारियां मुकम्मल करके आखिरी हिस्से में यूसेल आफरीदी इस प्लान को अडयाला जेल की जानब भी मुंतकिल कर सकते हैं कि ठीक है वहाँ से आ रहे हैं, और फिर ये अडयाला जेल जाके वहाँ जाके धरना दे दें, और वहाँ भी 1-2 दिन 3 दिन का नहीं, एक तवील धरना हो सकता है, और वहाँ भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हमने अपना व्यूअर्स को समझाया, उनको समझ आ गई होगी कि शहबाज शरीफ को अचानक क्या याद आया कि उन्होंने ये ढोंग रचाया कि हम इमरान खान से और पीटीआई से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और कैबिनेट के अंदर उन्होंने जो खिताब किया कि हम करना चाहते हैं मुज़ाकरात। ये अचानक इनको क्यों याद आया? ये इसीलिए याद आया कि ये जब शहबाज शरीफ के टेबल पर और बाकी जो आपके मुक़तदरा हल्के हैं ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, तो पता चला है कि उस वक्त भी हमें मुज़ाकरात की मेज़ पे जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मुज़ाकरात की मेज़ से बियॉन्ड कुछ और चीज़ें हो जाए, तो इसलिए अभी हम मुज़ाकरात का ढोंग रचाएं, और अगर उसके बावजूद इन्होंने ये धरना वगैरह दिया तो हम कौम को ये बताएंगे कि देखें हमने तो बड़े खुले दिल से इनको मुज़ाकरात की दावत दी थी, ये मुज़ाकरात जो हैं ये करना नहीं चाहते थे और ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। तो इस वक्त इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और इस वजह से ये मुज़ाकरात का ढोंग रचा रहे हैं, लेकिन पीटीआई को इन मुज़ाकरात के ढोंग में नहीं आना चाहिए। और ये जो नाम नहाद ये जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो नाम नहाद इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई, तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये, और इसमें जो कह रहे हैं कि जी हमने कबूल कर लिया हुकूमत का एक जो तजवीज़ है कि हाँ इस पर मुज़ाकरात करें, ये हाशमी साहब ये टाइम गेन करने की एक साजिश है। ये पीटीआई की तहरीक जिसका एक बहुत बड़ा मोमेंटम बन रहा है उसको रोकने की और उसका मोमेंटम ख़त्म करने की साजिश है। ये बिल्कुल इनको मुज़ाकरात की जानिब नहीं जाना चाहिए। ये तो वेग बात है ना कि आए आप मुज़ाकरात करें, भाई TORs का है। जब दो फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो कुछ नुकात तय किए जाते हैं ना कि ये TORs हैं। बताएं जी। एक जुमला ये कहा है कि इमरान खान की रिहाई और मुकदमात के अलावा सब पे बात होगी, तो ऐसा पीछे रह किया जाता है। तो बाकी क्या है? पाकिस्तान का इलेक्शन भी इनकार कर दिया हाशमी साहब। हाँ, हमारी इतला ये है कि इलेक्शन से भी इनकार कर दिया उन्होंने कि इलेक्शन के ऊपर जो है जी उन्होंने कहा कि इलेक्शन के मुतालिक कोई बात नहीं होगी जी। हाँ, इनके पास जो मैंडेट नहीं है तहरीक इंसाफ के। मैं जो एडिशन इसमें कर दूं फिर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा
कि वो ये कह रहे हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। अब ये इख्तियार तो इमरान खान ने दिया, जो हम बातें सुनते आए हैं कि अचकज़ई साहब क्या कह रहे हैं, और फिर अलीमा खान से भी जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि इमरान खान के बगैर बात होगी। इमरान खान के बगैर बात कोई भी नहीं हो सकती, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो मुज़ाकरात होंगे वो एक ढोंग होगा, वो इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से होंगे। उसका मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को इस पूरी सिचुएशन से माइनस किया जाए और इस तहरीक को टाला जाए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। पीटीआई के पास इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर है कि वो अपनी स्ट्रीट पावर के ज़रिए इस हुकूमत को घुटनों पर ला सकती है। वो इसको साबित कर चुके हैं। ये 26 नवंबर लास्ट ईयर इसको साबित कर चुके हैं। और उस वक्त तो अली अमीन गंडापुर जैसे वज़ीर आला थे जो कि बहुत ऑल आउट नहीं जाना चाहते थे। अभी तो सेल आफरीदी हैं जो कि ऑल आउट जाना चाहते हैं। कम से कम अभी तक तो उनका इंटेंट यही लग रहा है। तो इसलिए ये अचकज़ई साहब जो हैं वो जो कह रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अचकज़ई साहब कोई मरकज़ी फरीक नहीं है। अचकज़ई साहब मरकज़ी फरीक नहीं है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं। वो मरकजी फरीक नहीं है। मरकजी फरीक है इमरान खान, जो कि 850 दिनों से इस वक्त जेल में है, जिनका मैंडेट चुराया गया है। महमूद खान अचकज़ई साहब का मैंडेट नहीं चुराया गया, इमरान खान साहब का मैंडेट चुराया गया, कौम का मैंडेट चुराया गया। तो फाइनल फैसला जो है, अगर उनको महमूद खान अचकज़ई को अख्तियार दिया था तो वो इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर ही मुज़ाकरात कर सकते हैं, अपने तौर पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और सहेल आफरीदी को बहुत से लोग ये मशवरा देंगे, ख़ास तौर पर अचकज़ई साहब जैसे लोग और ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जैसे लोग, कि या नहीं एक दफ़ा मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। तो ये जब सहेल आफरीदी को मशवरा देंगे तो वो भी ये सोचेंगे कि चलें इस्टेब्लिशमेंट से कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो कि जहाँ हम आमने सामने आ जाए। लेकिन अगर उन्होंने इमरान खान साहब के ट्रस्ट को बरकरार रखना है तो उनको ये जो अपनी फाइनल तहरीक है, ये तहरीक इसको हर सूरत एग्जीक्यूट करना चाहिए, वरना बहुत जल्द अली अमीन गंडापुर की तरह जो पीटीआई का वर्कर है और पीटीआई का सपोर्टर है वो इनका भी एहतसाब करना शुरू कर देगा। अच्छा, एक खबर ये भी देना मैं, ये जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो एंकर्स हैं उन्होंने क्या गुल खिलाया है? देखें आशमी साहब, वो एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है नादान दोस्त। कहते हैं कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि नादान दोस्त जितना नुकसान पहुंचा देता है, इतना तो दाना दुश्मन जो है ना, यानी एक समझदार दुश्मन जो है ना, वो भी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि समझदार दुश्मन को ये पता होता है कि मैं एक हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा तो ये आखिर में मुझे भी नुकसान होगा, दूसरी जानिब से भी रिटेलिएशन आएगी, दूसरी जानिब से भी रद्द-ए-अमल आएगा। तो ये जो GHQ के और इस्टेब्लिशमेंट के करीब कुछ एंकर समझे जाते हैं, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का तासुर बना के बहुत सी मराद भी हासिल कर ली हैं, तमगे भी हासिल कर लिए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी न्यूज़ रूम के अंदर रिपोर्टिंग नहीं की, कभी उन्होंने एडिटिंग नहीं की, कभी फील्ड में जाके रिपोर्टिंग नहीं की, जिनको न्यूज़ रूम का नहीं पता, रन डाउन का नहीं पता, MCR का नहीं पता, PCR का नहीं पता कि ये किन बलाओं के नाम हैं, तो वो जो है उन्होंने एक अपना रूप धारा है कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लेके पीटीआई के लोगों को और आवाम को धमकाते रहते हैं। अब इन्हीं में से एक नाम जो है ये है मुनीफ फारूक। अब मुनीफ फारूक साहब जो हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले दे के पीटीआई को धमकाते हैं, पीटीआई के ऊपर जो जुल्म सितम होता है उसको ग्लोरीफाई भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं। अब इनका एक तज्जिया मैं देख रहा था ट्विटर पर, मैंने एक देखा कि इन्होंने ये कहा है कि फौज के अंदर हर सतह पर इमरान खान साहब के लिए नफरत है। अब इन्होंने ये अपनी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए या शायद अपने लोगों को ये तासुर देने के लिए कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट तक बड़ी रसाई है। हाशमी साहब, ये तो फौज के बयानिए को, जो फौज ने बयानिया बनाया हुआ है, जो फौज का बयानिया है, ये तो उसको निगेट कर रहे हैं, ये तो उसको गलत साबित कर रहे हैं। यानी अगर ये कह रहे हैं कि फौज में हर जगह पे इमरान खान साहब के खिलाफ नफरत है, तो क्या ये बता रहे हैं लोगों को कि फौज जो है उसका सियासत में अमल दखल है, और फौज जो है इमरान खान साहब का इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट ने या इस जाली हुकूमत ने इसलिए उसके अंदर धांधली करवाई कि फौज इमरान खान साहब से नफरत करती। फौज तो खुद कहती है कि ये हमारे लिए दहशतगर्दी का मामला है, हम वहाँ पे लड़ते हैं। अभी ज़ाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, 7 तैयारे मार गिराए। सदर ट्रंप तक जो है वो अब मोदी को ट्रोल करते हैं इस मामले पर।
तो फौज को सियासत में कौन घसीट रहा है? ये नादान दोस्त। इससे पहले इन्होंने एक और ब्लंडर किया था, और जिस पर इतलात ये हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोग इनसे ज़्यादा खुश नहीं थे, कि जब वो अमार सोलंकी नामी एक ट्विटर हैंडल था और जिससे ट्वीट्स होते थे और ऐसे लगता था कि ये इदारे का हैंडल है, तो वहाँ पे कोई अबसार आलम साहब की स्टोरी के ऊपर ट्वीट हुआ तो इन्होंने कह दिया कि ये ISI का हैंडल है और इसको जनरल फैसल नसीर भी कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। यानी कितनी ये गैर जिम्मेदाराना बात है, कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है कि इन्होंने ये कर दी। और कोई भी साफ़ी होता जिसने प्रैक्टिकल साफत की होती, जिसने सिर्फ नजम सेठी साहब के गोडे गिट्टे पकड़ के और फिर बाद में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से खुद को एक साफ़ी के तौर पर मुसल्लत ना किया होता स्क्रीनों पर, तो उसको पता होता कि ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है कि एक मेजर जनरल सिटिंग एक सेठी साहब के घोड़े नहीं पकड़े थे वो मुझे पता है पूरी एपिसोड, वो कहानी फिर सही नहीं। वो लोग कहते हैं कि गोडे गिट्टे नहीं, वो बहुत से लोग जो ना मुनीफ फारूक साहब के मुतालिक कहते हैं कि ये नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में गोडे गिट्टे ही पकड़ के बैठे होते थे ना, और वो तो होता था कि लिखा लिखाया बस आपने एक सवाल करना और नजम सेठी साहब ने उसके ऊपर वो सारा करना, और सवाल भी प्रोड्यूसर ने लिख के देना, तो वो बस इनका तो रोल यही था ना। उस वक्त नजम सेठी साहब ने दुनिया ज्वाइन नहीं किया था जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, एंड देन इनको लाया गया। बट एनीवे द क्वेश्चन इज नाउ सोहेल अफरीदी इज इन लाहौर। अच्छा, एक सेकंड में उसको कंप्लीट कर लूं। तो वो एक सिटिंग मेजर जनरल जो कि पोटेंशियली आगे DGISI हो सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि वो उन्होंने ट्विटर हैंडल खुद इस्तेमाल किया, उसके बाद वो अकाउंट जो है डिलीट करना पड़ गया, डीएक्टिवेट करना पड़ा। तो इस्टेब्लिशमेंट के सहारा लेके, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो उनकी कोई साफत नहीं है ना, उनके सहारे के बगैर, तो उल्टा ये इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को जो ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोहेल अफरीदी इज इन लाहौर। राय साहब, तीसरा दिन है। असीरान से एक असीर से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाकी असीरान से मिलने की वो कोशिश करेंगे, एंड देन ही विल गो बैक टू KPK। एक मशवरा उनको ये दिया गया है कि आप ना GT रोड से जाएं वापस, और अगर GT रोड से वो वापस जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मोबिलाइजेशन होगी। ये जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन वाला मामला लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, मैं वीडियोज़ देख रहा था राय साहब, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर की एवरी नुक एंड क्रैनी मुझे पता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रास्ते हैं। सोहेल अफरीदी उन इलाकों में गए राय साहब जो इनके ख़ानदान के हलके थे, और अंदरून के अंदर सोहेल अफरीदी का जिस तरह से इस्तकबाल हुआ स्टेशन और आसपास के इलाकों में, ये जो कहते हैं ना कि लाहौर हमारा और एशिया का स्विट्ज़रलैंड और यूरोप और ये और वो, राय साहब वो तो आज ड्रॉप सीन हो गया है और लोगों ने बाहर निकल कर बता दिया। इनकी स्ट्रेटजी ये थी कि जिन बाज़ारों में ये जा रहे थे, ये दुकानें बंद करवाते थे। दुकान बंद होने के बाद अब जो मालिक है दुकान का या दुकानदार है, वो कहाँ खड़ा होगा? वो दुकान के बाहर खड़ा होगा। ऊपर से आ गए सोहेल अफरीदी साहब। जब सोहेल अफरीदी साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक रैली की शक्ल बन गई। जो इनकी प्लानिंग थी वो प्लानिंग फ्लॉप हुई, और जगह जगह जहाँ जहाँ भी मार्केट्स बंद की गई हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों ने सोहेल अफरीदी को वेलकम किया है। राय साहब, इन्होंने तो कामयाबी वो दे दी, लेकिन मेरे लिए आज जो सबसे अहम विजुअल्स है पाकिस्तान में, आप तमाम दोस्तों के लिए भी जो हमेशा सुन रहे हैं, वो ज़मान पाक का खुलना था। ज़मान पाक खुला, लोगों ने वहाँ पे क्रिकेट भी खेली, अलीमा खान भी आई, उन्होंने अपने बच्चों के साथ, ख़ानदान का हर बच्चा सोहेल अफरीदी के साथ आज खड़ा था, छोटे से लेके बड़ा बच्चा। अलीमा खान ने वो पूरी फैमिली के जितने भी बच्चे थे उनको इकट्ठा करके ना सोहेल अफरीदी के साथ खड़ा किया। तो राय साहब, जहाँ पे ऐसे जज्बे होंगे वहाँ पर नारे तो लगेंगे। आप जब अपने आप को आवाम के साथ कनेक्ट नहीं करते तो नतीजा मरीम नवाज की शक्ल में आपको नज़र आता है। जब आप आवाम के साथ कनेक्ट करते हैं तो नतीजा क्या होता है राय साहब? सोहेल अफरीदी जैसा। सोहेल अफरीदी के बारे में नून लीग भी राय साहब प्रोपेगेंडा कर रही है। मैं चाहूँगा इस पर क्विकली कमेंट करें, एंड देन हम इजाज़त चाहेंगे। सोहेल अफरीदी के बारे में नून लीग कहती है कि ये शायद वज़ीर आज़म बनना चाहता है, इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट को बता रहा है कि देखो मैं भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, मकबूल हूँ पाकिस्तान की आवाम के दरमियान। देखें, एक तो मुंतखब वज़ीर आला के साथ पंजाब में जिस किस्म का सलूक किया गया है, मुंतखब यानी जो कि वाकई वोट लेकर इक़्तिदार में आए हैं KP के अंदर PTI, और फिर ज़ाहिर है कि एक पूरा जमहूरी प्रोसेस जो है मुकम्मल हुआ और फिर वो वज़ीर आला बने। वो एक ऐसे सूबे में गए जहाँ पे वज़ीर आला को मुसल्लत किया गया, यानी धांधली ज़्यादा वज़ीर आला और उनको मुसल्लत किया गया। अब इसके बावजूद जो एक ऐसा वज़ीर आला, यानी एक ऐसी वज़ीर आला जो कि धांधली के ज़रिए मुसल्लत की गई, उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आला के साथ जिस किस्म का सलूक किया, जिस तरह से वहाँ पे MPs की गाड़ियाँ चुरा ली गई,
जिस तरीके से वहाँ पे गिरफ्तारियां हुई और जिस किस्म के प्लांटेड सवालात करवाए गए सीएम केपी से, तो वो उससे ये जाहिर होता है कि सुहेल आफरीदी, क्योंकि जब आप किसी के खिलाफ इस हद तक जाके कार्रवाई करते हैं तो इसका मतलब कि आपको खौफ है। इसको उनको पता है कि इससे पहले लाहौर में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था, पीटीआई ने लाहौर से क्लीन स्वीप किया था, तो इनको पता है कि सुहेल आफरीदी चूंकि पीटीआई के एक नुमाइंदा हैं तो उनकी कितनी पजीराई होगी, और अगर वो यहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक मोमेंटम बनाएंगे तो उसका असर इनकी फाइनल तहरीक पे आएगा। तो इस वजह से ये मरियम नवाज की बराह रास्त हदायत पर ये सीएम केपी के खिलाफ और केपी से जो एमपीएस आए और जो लोग आए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इनको कोई परवाह नहीं है फेडरेशन की कि इससे पंजाब में और इसी तरह केपी के लोगों में कितनी खरीज पैदा हो सकती है। और फिर इनके जो साफी हैं यानी नून लीग के, वो जिनमें वो एक वो भी हैं रजी दादा, वैसे पता नहीं वो साफी हैं भी नहीं हैं या नहीं है। आप देखें कि रोज़ाना मुसलसल वो पहले वो जो हमारे सिंधी भाई हैं उनके खिलाफ हर रोज ट्वीट्स करते थे, बेबुनियाद ट्वीट्स करते थे, सिर्फ और सिर्फ ये कि मरियम नवाज से कुछ बरात लेने के लिए, मरियम नवाज से कुछ उनकी कुर्बत से फायदा उठाने के लिए। जी गुड़ भेज दी मरियम बीबी, गुड़ भेज दी घर का जी उसके लिए फिर अब ये जो केपी के लोग हैं उनके मुतल्लिक इस किस्म की गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो तो उनको नवाज शरीफ नहीं करते रहे ना राय साहब। नवाज शरीफ ने कहा ना कि बीमारी उधर से आई है, आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब भी तो ऐसी जुबान इस्तेमाल करते रहे ना, तो वो फिर ऑब्वियसली इसी तरह का नीचे वो चीज़ें मुंतकिल होती हैं, लोग उसी तरह देखते हैं कि यार हमारी क़यादत ऐसे कह रही है तो हमें फिर ये ज़बान इस्तेमाल करनी है। जी बिल्कुल। और ऊपर से फिर ये जो आज़मा बुखारी साहिबा हैं वो भी देख लें कि कम से कम अगर आप एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर एक्ट कर रही हैं तो आपकी तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको तो थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर करना चाहिए। लेकिन बहरहाल सुहेल आफरीदी ने पंजाब में जाके, लाहौर में जाके जाली मैंडेट को जो चोट लगानी थी वो चोट लगाई है, और चोट जब लगती है तो हाशिम साहब जो चीखें होती हैं ना वो सुनाई देती हैं, तो वो चीखें में सुनाई दी हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर तो ये सब कुछ ना करते तो फिर इसका मतलब ये होता कि इनको सुहेल आफरीदी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने इनको चोट लगाई है, और उस चोट की वजह से ये सारे एपिसोड जो पिछले 3 दिन में देखे हैं हमने, नून लीग के साफियों की चीखें, नून लीग के रहनुमाओं की चीखें, और वो भी जो उनके एमपीएस के मुतालिक बातें कर रहे हैं कि इनकी टांगें तोड़ देनी चाहिए थी। नाम निहाद साफी जो कि पीटीवी में नौकरियां करते हैं, वजीफे लगे हुए हैं जिनके वजीफे पहले लगे हुए हैं, इनमें से एक ऐसे भी हैं जो पहले रेलवेज़ में जिनका वजीफा लगा हुआ था जब ख्वाजा साद रफीक जो है वो वजारती रेलवे में वजीर थे। तो ये हाशमी साहब ये पूरा यानी पाकिस्तान की फेडरेशन के अंदर नफरत के बीज बोने के मुताबिक है, और जाहिर है कि ये इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहेगी, ये पाकिस्तान के आम लोग तो नहीं चाहेंगे, ये जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला कोई भी शख्स है वो तो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को इस तरह से पहचाना जाए कि ये केपी के लोग हैं, ये पंजाब के लोग हैं, ये सिंध के लोग हैं। वो तो सब ये चाहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी के तौर पर पहचाने जाएं। फिर उसके बाद आपकी एक सूबाई पहचान, इलाकाई पहचान, फिर आपकी ज़ात कास्ट के मुतालिक पहचान होती है, लेकिन ओवरऑल तो आप पाकिस्तानी है ना। तो ये एक बहुत जहरीले बीज बो रहे हैं, और ये जहरीले बीज जब बोए जाते हैं ना तो उस वक्त इसका इतना पता नहीं चलता। ये जब थोड़ा सा ये तनावर दरख्त बनता है तो फिर आपको देख लें कि बांग्लादेश कैसे बना था, कैसे बांग्लादेश बना था, और आज तक वो जख्म जो है हमारे सीने के ऊपर लगा हुआ है जो कभी जिंदगी भर नहीं भर सकता, यानी रहती दुनिया तक वो जख्म नहीं भर सकता। तो ये उस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं अपने 2-2 टके की जो ना ये अपनी फेवर्स के लिए 2-2 टके की फेवर्स लेने के लिए ये इस तरह के ट्वीट्स करते हैं। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स ये नशिस्त थी हमारी आज की, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।